हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त और धमाकेदार स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की फिजिक्स की क्लास जो आपकी होने वाली है हर बार की तरह धमाकेदार, हर बार की तरह जोश भरी और बड़ी ही मजेदार होने वाली है। हर क्लास में हम कुछ धमाकेदार, कुछ जबरदस्त, कुछ अनोखा करते हैं, तो आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि हम आज के क्लास में ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है स्टूडेंट्स में, जिसके बारे में बच्चे हमेशा रटते ही रटते हैं, जिसके बारे में आज तक ढंग से किसी को पता नहीं है, या फिर पता होता है तो बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही टॉपिक हम लेने वाले हैं, कुछ ऐसे ही टॉपिक पर बेसिक से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत कुछ हम सीख चुके हैं। 12th क्लास फिजिक्स, नीट, आईआईटी, जेईई, एनटीएससी अकॉर्डिंग टू ऑल बोर्ड सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इन सभी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिनका इसमें यूज हो चुका है इन एग्जाम में, जिनके बारे में इन एग्जाम्स में पूछ चुका है, उन्हें भी हम यहाँ पर शामिल करते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो घबराना नहीं है। आप चाहे सेंट्रल बोर्ड से हो, चाहे स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या 12th क्लास बोर्ड या फिर आईआईटी, जेईई, नीट, एनटीएससी की तैयारी करो, आपको यहाँ मिलने वाला है सब कुछ, एक जादू का पिटारा मिलने वाला है, जिसमें आपको फिजिक्स के एक से बढ़ के एक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जीरो से हीरो वाला लेवल मिलेगा, बेसिक से हाई लेवल मिलेगा। तो घबराना नहीं है, क्लास एंजॉय करनी है, मजे करने, बस रटना नहीं है, क्योंकि इस क्लास में रटना मना है, हमेशा सीखना ही सीखना है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आप प्रैक्टिकल देने जाओ, वाइवा में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। और आप नीट की, आईआईटी, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर भी जो आपके एमसीक्यूज आते हैं, वहां पर भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें इस टॉपिक को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है। जबकि हमारे नोट्स में, हमारी बुक में कुछ ये लैंग्वेज लिखी होती है कि हमें लास्ट में रटना ही पड़ता है। तो आज के बाद ये टॉपिक आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। तो ये बात करते हैं इसमें होता क्या क्या है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आज जीरो से हीरो वाले लेवल की बात करते हैं, ताकि आज के बाद हमेशा एक ही बात कहें कि आज तक हमें कुछ नहीं आता था, लेकिन आज के बाद हमें बहुत कुछ आता है। फिजिक्स बड़ी आसान लगती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका पूरा फोकस यहाँ पर हो, आपका पूरा ध्यान यहाँ पर हो। तो आज हम पूरे जोश और जुनून के साथ आज इस सब्जेक्ट को आसान बनाते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी का इफेक्ट होता है, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो किस तरह पड़ता है, किन किन धातुओं के लिए, अर्धचालकों के लिए या फिर कुचालकों के लिए, मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स या नॉन कंडक्टर्स के लिए या सेमी कंडक्टर्स पर किस तरह टेम्परेचर इफेक्ट डालता है, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चालकों के लिए। फोर कंडक्टर्स। अब यहां देखिए, समझाऊंगा, बस समझते ही अपने शब्दों में लिख देना, समझ जाना कि टॉपिक क्लियर हो गया। समझना ही जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। रटने के लिए तो आपके नोट्स और आपकी बुक में लैंग्वेज ही काफी है, ठीक है। तो आ जाओ यहां पर देखो किस तरह समझाता हूं, कितना बड़ा मजेदार फंडा बताने वाला हूं मैं आपको। कंडक्टर्स, चालकों में क्या होता है, हम पहले जो पढ़ चुके हैं, बस वही बातें दोहराऊंगा मैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर उधर भागते रहते हैं, यही होता है। नॉर्मल कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते रहते हैं और टक्कर करते रहते हैं, इनके बीच में कोलिजन होता रहता है, ठीक है। उस वजह से इनकी इनिशियल वेलोसिटी मानी जाती है 0।
बट जब आप इसमें बैटरी लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक वेलोसिटी, एक निश्चित वेग से एक निश्चित डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाते हैं चलना प्रारंभ कर देते हैं, और उस स्पेसिफिक वेलोसिटी को बोलते हैं वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। यही बोला जाता है, यही कहानी है। अब टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर की कहानी इस और इस डायग्राम के बीच की है। देखो कैसे, जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में कोलिजन होगा, टक्कर होगी। ये मोशन करेंगे, ये गति करेंगे, लेकिन रैंडमली करेंगे, यादृच्छिक दिशा में गति करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूं उसके बारे में, ये यादृच्छिक दिशा में गति करते हैं या यादृच्छिक गति करते हैं। रैंडम मोशन, ठीक है, सभी टकराते रहते हैं, ठीक है, इनमें एनर्जी ज्यादा होती है तो बस स्टार्ट होना चालू कर देते, इधर उधर भागना चालू कर देते, जैसे मेले में भगदड़ मचती है वैसे। तो जैसे भगदड़ में सभी लोग पता नहीं कौन कौन से डायरेक्शन में भागना चालू कर देते और आपस में टकराना स्टार्ट कर देते, उनके बीच में कोलिजन होना चालू हो जाता है। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास एनर्जी हाई है, तभी तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करते हैं, इधर उधर भागना चालू करते हैं और इनके बीच में भी कोलिजन होती है, ये भी आपस में टकराते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो इनके बीच में जो टक्कर हो रही थी वो अब जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ गई तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जल्दी जल्दी टक्कर करते हैं, उनके पास एनर्जी हाई हो जाती है, और जब एनर्जी हाई हो जाती है तो वो जल्दी जल्दी भागना इधर उधर स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके बीच में टक्कर जल्दी जल्दी होने लग जाती है, कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाता है, तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं टकराने की दर लिख देता हूं, भी बढ़ जाएगी। रेट ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब इनके बीच में एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज्यादा मिलती है, इनके पास तो पहले ही ज्यादा थी, अब ये क्या कर रहे थे, टकरा रहे थे, सबको पता है कोलिजन हो रहा था। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इनकी एनर्जी और इंक्रीज हो गई, ये अब और बाहुबली बन गए और ताकतवर बन गए, तो ये क्या करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे और ये इधर उधर और तेज स्पीड से भागना स्टार्ट करेंगे, और इनके बीच में टक्कर जल्दी जल्दी होने लग जाएगी, कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ कोलिजन, टकराने की दर बढ़ जाएगी। जब पहले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम थी तो ये टकरा रहे थे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा रहा था, फिर उसके बाद इससे टकरा रहा था, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन पहले इससे टकरा रहा था, फिर इससे टकरा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन को इससे टक्कर करने में और इससे टक्कर करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन जब इनकी एनर्जी बढ़ गई और ज्यादा ताकतवर हो गए, तो ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लग गए, कंपन करने लग गए, जल्दी जल्दी वाइब्रेशन, हाई एनर्जी की वजह से इनके बीच में जल्दी जल्दी टक्कर होने लग गई। तो जब ये इससे टकराया और फिर जब इससे टकराया, तो इसके बीच में जो टाइम लगा वो कम हो गया, क्योंकि अब टक्कर जो है, कोलिजन जो है वो जल्दी जल्दी हो रहा है। इसका मतलब दो टक्करों के मध्य लगा समय, जिसको हम बोलते हैं विश्रांति काल, जिसके बारे में भी मैं बता चुका हूं पहले।
यदि आपने नहीं समझा, नहीं जाना, भूल गए तो पहले प्रीवियस क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई है वहां पर वो क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दो टक्करों के बीच का लगा समय, जब दो टक्कर होती है, एक टक्कर हो गई, उसके बाद में जब दूसरी टक्कर होगी, उसके बीच का जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी पर, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पर। और फिलहाल इनकी एनर्जी बढ़ गई है तो टक्कर भी जल्दी जल्दी हो रही है, तो दो टक्कर के बीच का जो टाइम है, जिसे हम विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, वो कम हो गया है। अब यहां देखो क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई तो वो जल्दी जल्दी टक्कर करने लग गए, जल्दी जल्दी टक्कर करने से रेट ऑफ कोलिजन बढ़ गया है, टकराने की दर बढ़ गई है, और टकराने की दर बढ़ने से, टक्कर ज्यादा जल्दी जल्दी होने से टक्करों के बीच का जो टाइम है, जिसे हम विश्रांति काल कहते हैं या रिलैक्सेशन टाइम है, वो कम हो गया है। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया है तो हमेशा ध्यान रखना, रिलैक्सेशन टाइम टाउ हमेशा रजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, रजिस्टिविटी इक्वल टू होता है m n e स्क्वायर अप a। ये फॉर्मूला है रो का m बाय n स्क्वायर टाउ, ठीक है। यहां पर देखिए टाउ को ध्यान से, टाउ यहां पर है, रो यहां पर है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है। और जब रिलैक्सेशन टाइम, ये विश्रांति काल जब कम हो रहा है तो ये जो रो रजिस्टिविटी है ये बढ़ जाएगी, और जब रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और यही कंफ्यूज करता है हमें, बताऊंगा अभी क्यों करता है, पहले इस पर ध्यान दो। मैं दोबारा बता देता हूं, टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है, ये ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। जो पहले ही कंट्रोल में नहीं थे वो अब किसी भी कंडीशन में कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और ये आपस में टकराएंगे, लड़ेंगे, और इनकी जो टकराने की दर है, रेट ऑफ कोलिजन है, ये बढ़ जाएगी। दो टक्करों के बीच जो टाइम लगता था वो कम होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी टकराएंगे, इनके बीच में जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। और जब टाइम, जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, दो टक्करों के बीच का टाइम वो कम हो जाएगा, तो ये टाइम जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के, तो टाइम कम होने से प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर में हमेशा यही होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ जाती है, और उस वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट की वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाती है, ठीक है। ये है यहाँ की कहानी। मैंने कहा था ना कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ, इसको आप थ्योरी में रटते हुए, जैसे बुक में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, अब रटना नहीं है, अपने वर्ड्स में, अपने ओन वर्ड्स में, खुद के शब्दों में लिखना है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ने से रेट ऑफ कोलिजन कम हो जाता है, बढ़ जाता है, रेट ऑफ कोलिजन, टकराने की दर बढ़ जाती है। और जब टकराने की दर बढ़ती है, दो टक्करों के बीच का लगा समय कम हो जाता है, और जब टाइम कम हो जाता है, जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, विश्रांति काल कहते हैं, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता बढ़ गई है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाएगी, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, अब इसको थोड़ा और आगे पढ़ते देखो, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ताकि आप आसानी से इसको समझ सके, ठीक है। आगे बात करते हैं। रब कर रहा हूं मैं, अभी इसी के बारे में बात करेंगे, घबराओ मत, इसी के बारे में बात चल रही है। तो ये तो हमें पता लग गया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और करंट
कम हो जाता है। आगे मेरी बात समझ में, यहां पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टिविटी चेंज होती है, तो उनके बीच का रिलेशन में लिख देता हूं, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सिमिलरली मैं रेजिस्टेंस के लिए लिखूं तो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला जो है बहुत काम की चीज है, ये न्यूमेरिकल जब आप करोगे कि जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो रेजिस्टेंस बदलता है, तो टेम्परेचर चेंज होने से पहले और टेम्परेचर चेंज होने के बाद में जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज होती है उनके बीच का रिलेशन ये है। T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है और T2 टेम्परेचर चाहे वो कम है या ज्यादा है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है या टेम्परेचर कम हुआ है वो बात की बात है, बट T2 टेम्परेचर जो भी है वहां पर रेजिस्टेंस R2 है तो उसके बीच का रिलेशन ये होगा, और ρ2 यानी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का रिलेशन ये होगा। एक ही बात है, ठीक है, याद रख लेना फॉर्मूला को। यहां से जो और बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं वो देखो, ये अल्फा क्या है यहां पर, अल्फा इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इसके बारे में जानने की जो बातें देखो, सबसे पहली बात ये आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट है एक तरीके से, ठीक है। तो देखो हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी यूनिट। सबसे पहली बात एग्जाम में यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन इसकी यूनिट किसी को नहीं पता है, तो इसकी यूनिट होती है 1/डिग्री सेंटीग्रेड, 1/डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां पर आगे मैं बात करूं तो ध्यान देना, फॉर कंडक्टर्स यानी चालकों के लिए, और एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं धातुओं के लिए, यानी फॉर मेटल्स इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। वैल्यू कैसे होती है इसकी? पॉजिटिव, पॉजिटिव मान होता है इसका। लेकिन यहां पर देखो बात करते हैं अर्धचालकों के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर्स अर्धचालकों के लिए इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव ये वैल्यू नेगेटिव। तो हम कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं तो कंडक्टर्स के लिए मैंने पॉजिटिव बता दिए, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन बता यही दिया ताकि आपको याद रहे कि अर्धचालकों के लिए इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। अर्धचालकों के बाद हम फिर आगे जाएंगे कहां पर? नॉन कंडक्टर्स में, तो वहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो धातुओं के लिए पॉजिटिव, बाकी जगह नेगेटिव होने वाली है। आगे देखो, बात करते हैं ग्राफ की। हाई टेम्परेचर पर तो हमेशा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, एक सीधी रेखा मिलता है। यहां पर लिख देता हूं हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, मिल गया स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो आपका मिनिमम टेम्परेचर बोल सकते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पर इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, अपने पथ से विचलित हो जाता है, कुछ ऐसा मिलता है। रो और टेम्परेचर, न्यूनता वेरी लेस टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर।
तो न्यून ताप पर, लो टेम्परेचर पर आपका जो ग्राफ है रो और टी का वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, आपको याद रखना है। और हाई टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा आपको, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली इस चीज की। तो इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी फैक्ट्स निकलते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो सब मैंने आपको बता दिए। ये तो हो गया है मेटल्स के लिए यानी कंडक्टर्स के लिए। अभी हमारे पास दो मटेरियल और बचे हैं, सेमीकंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स, अर्धचालक और कुचालक। उनके बारे में भी बात करना जरूरी है, ठीक है। तो आइए उनके बारे में भी बात करते हैं। देखिए अर्धचालकों के लिए फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है सबसे पहले मैं बताता हूं आपको। सेमीकंडक्टर्स में नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी परम शून्य ताप पर बात करता हूं मैं सबसे पहले। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री केल्विन पर, ये हमेशा कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये कैसे होते हैं? कुचालक यानी नॉन कंडक्टर। यह है इनकी सबसे बड़ी छिपी हुई बात जो मैंने बताया। अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो थोड़े कंडक्टर्स की तरह बिहेव करे, थोड़े नॉन कंडक्टर्स की तरह बिहेव करे, कभी चालक तो कभी कुचालकों की तरह व्यवहार करे, इसलिए इनका नाम है अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स। नॉर्मल टेम्परेचर यानी सबसे नॉर्मल टेम्परेचर बोल सकते हैं परम शून्य ताप, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये हमेशा कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो नॉन कंडक्टर्स की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जब सेकेंड कंडीशन में व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस में चक्कर काट रहे थे, न्यूक्लियस के चारों ओर एटम में चक्कर काट रहे थे, परमाणु में जो चक्कर काट रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं, अपना नाभिकीय बल तोड़ देते हैं और बाहर निकल कर आ जाते हैं। आगे बात, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, इनको एनर्जी मिली, इन्होंने नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ दिया है और तोड़कर ये एटम से नाभिक एटम से परमाणु से बाहर निकल कर आ गए। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है यानी ऊर्जा बढ़ती है, और जब ऊर्जा बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बंध तोड़ते हैं और बाहर निकल कर आ जाते हैं परमाणु से, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इसका मतलब जब एनर्जी बढ़ती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो आप खुद सोचिए, जिसके पास पहले कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये नॉन कंडक्टर यानी कुचालक की तरह बिहेव कर रहा था, आज उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये चालकों की तरह भांति व्यवहार करते हैं, चालकों की भांति व्यवहार करते हैं, behave like conductors।
और जब चालकों की भांति व्यवहार करते हैं, मतलब चालक बन जाते हैं, मतलब कंडक्टर बन जाते हैं, तो करंट फ्लो करते हैं। और जब करंट फ्लो करते हैं तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि पहले कुचालक थे, करंट फ्लो नहीं हो सकता था, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस हाई थे। लेकिन आज इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कंडक्टर्स बन गए और अब इनकी रेजिस्टिविटी कम हो गई है, रेजिस्टेंस कम हो गया है और करंट की वैल्यू बढ़ गई है। आगे मेरी बात समझ में आपको? ठीक है, जो कितना आसान है कि नॉर्मल टेम्परेचर यानी 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी ज्यादा मिलती है, इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड बंध तोड़कर बाहर निकल जाते हैं परमाणु से। इसका मतलब एटम से बाहर आने पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो ये जो मटेरियल है, जो पहले नॉन कंडक्टर्स थे, अब यहाँ पर कंडक्टर्स बन गए, चालक बन गए। जब चालक बन गए तो धारा प्रवाहित होगी, करंट फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो होगा, पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अभी करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम हो गई है, रेजिस्टेंस कम हो गया है और करंट की वैल्यू बढ़ गई है। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा आपको? कितना आसान है ना, फटाफट आप कर सकते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। यही बस कहानी है, यही पूरी राज की बातें हैं, यही वो रहस्य है जिसे हमें रटना पड़ता है, हम समझ नहीं पाते। आज के बाद रटना बंद, समझना स्टार्ट, ठीक है। आइए लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं। बात करते हैं नॉन कंडक्टर्स की। नॉन कंडक्टर्स कुचालकों के लिए, इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है, बट मैं नॉर्मली बता देता हूं। 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन ताप पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कुचालक ही रहेंगे, नॉन कंडक्टर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और कंडक्टिविटी बहुत कम है, लगभग 0, ठीक है। बात करते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नॉन कंडक्टर रहेंगे, ये कुचालक ही रहेंगे। यहाँ पर रेजिस्टिविटी वेरी हाई, बहुत ज्यादा होने वाली है, रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होने वाला, वेरी वेरी हाई, बट रेजिस्टिविटी सॉरी कंडक्टिविटी यानी चालकता बहुत मिनिमम, लगभग 0 कह सकता हूं। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये 0 होती है, इसका मतलब बहुत कम, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ जाती है तो बंध टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एनर्जी बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉनों के जो बॉन्ड थे वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस कम होता है, बट इतना भी कम नहीं होता कि करंट ही फ्लो होने लग जाए। रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस कम होता है, पता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता कि करंट फ्लो होने लग जाए। तो यहां पर रेजिस्टिविटी में चेंज जरूर होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी कम होती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि करंट फ्लो होने लग जाए। तो रेजिस्टिविटी तो चेंज हुई है, प्रतिरोधकता तो बदली है, तो प्रतिरोधकता के बीच में रिलेशन होता है √2 = ρ1 e⁻ (Eg)
2 kBt। मतलब ये जो रजिस्टिविटी कम होती है, जो बॉन्ड टूटते हैं, जो बंध टूटते हैं, वो सदघातांक के रूप से होता है। एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली सदघातांक के रूप से टूटते हैं, इसलिए यहां पर e पावर है Eg डिवाइड बाय 2 kBt। अभी Eg क्या है? इसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। मैं यहाँ पे एनर्जी गैप भी लिख देता हूं फिलहाल, फोरबिडन एनर्जी गैप आगे बताऊंगा आपको। ऊर्जा अंतराल, इतनी बात चलेगी, अभी बाद की बात करेंगे। के बी यहां पर वोल्ट समान नियतांक है, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। और टी यहां पर टेम्परेचर है, ठीक है। इसके बारे में बस इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। मेनली जो रीजन बिहाइंड कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी है, वो है कंडक्टर्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए, चालकों में और अर्धचालकों में जो परिवर्तन होता है वो जरूरी है, इसलिए वहां पर या उससे रिलेटेड जरूर एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। आगे मेरी बात समझ में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताता हूं मैं, आपकी किताब में भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, एनसीईआरटी की बुक हो या किसी भी स्टेट बोर्ड में हो, वो क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा और उसका सॉल्यूशन का तरीका भी हर बुक में सेम रहेगा और बच्चे उसी सवाल में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, सबसे ज्यादा गलत करके आएंगे। आज उसी सवाल को मैं आसान बनाता हूं, तो आइए बात करते हैं जिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अधिकतर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत ही होता है या कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से वो गलत कर आते हैं। बट आज के बाद गलत नहीं होगा। क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, एंड 5.23 ओम एट फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। हिमांक या गलनांक एक ही बात होती है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R1 दे रखा है और रेजिस्टेंस R2 दे रखा है एट फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एंड बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी कंडक्टर का, किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम है और 100 डिग्री तापमान पर बॉइलिंग पॉइंट यानी भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। आगे देखिए, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एक विशिष्ट तापमान पर इट हैज रेजिस्टेंस 5.795 ओम। ये तीसरा रेजिस्टेंस दे दिया है। चाहता क्या ये सवाल वाला, लगता है इसे हमारी खुशी पसंद नहीं है या फिर ये बड़ा हमको चेक करना चाहता है कि हमने कितना सीखा है। तो आज तो हमारी असली परीक्षा है भाई, फाइंड स्पेसिफिक टेम्परेचर, हमें वो तीसरा टेम्परेचर T3 निकालना है। तो बात करता हूं, एक चालक का हिमांक यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और भाप बिंदु बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको पता होना चाहिए। पर प्रतिरोध 5 ओम है, मतलब R1 5 ओम है और R2 100 डिग्री टेम्परेचर पर आपका प्रतिरोध है 5.23 ओम, और एक विशिष्ट ताप पर, इस विशिष्ट ताप को मैं ले लेता हूं T3 पर प्रतिरोध, एक नया रेजिस्टेंस दे रखा है R3 5.795 ओम हो जाता है। तो विशिष्ट ताप ज्ञात करो। बड़ी खतरनाक से सिचुएशन में डाल दिया है। 3 रेजिस्टेंस 3 टेम्परेचर, तीसरे का पता नहीं, तीसरा टेम्परेचर में निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सपोज करो कि 0 डिग्री से तापमान बढ़ाया मैंने 100 डिग्री पर डायरेक्ट, जैसे ही मैंने 100 डिग्री पर टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R2 R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R2 100 डिग्री पर कितना रेजिस्टेंस है 5.23 ओम, और R1 यानी पहले 0 डिग्री पर कितना रेजिस्टेंस है
5 ओम है तो मैं लिख देता हूं 5 ओम 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। T2 सेकंड टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और T1 यानी पहला प्रारंभिक टेम्परेचर 0 डिग्री। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, 5 को नीचे ले आता हूं तो इसका मतलब 5.23 में डिवाइड लग जाएगा 5 का, हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 100। डिवाइड दूंगा 1.046 आएगा इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा आएंगे। एक को इधर लाऊंगा माइनस हो जाएगा 0.46 बचेगा और इधर बचेगा 100 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, यहीं से ले लेता हूं। अल्फा की वैल्यू जाएगी 0.46 डिवाइड बाय 100 1/सेंटीग्रेड। ये इसकी यूनिट है भाई, मैं अभी बता चुका हूं आपको, प्रतिरोधकता, तापमान, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। आइए बात करते हैं दूसरी। अब मैं दूसरी कंडीशन सोचता हूं कि नहीं यार मेरे को 0 से 100 पे नहीं जाना है, 0 से इस टेम्परेचर पे आना है, T3 पर आना है। तो मैं यहां पर पहली कंडीशन में 0 पे हूं, अब जा रहा हूं मैं T3 टेम्परेचर पर। तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिख दूंगा R3 इक्वल्स टू R1 पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन वो अलग बात है, दूसरी कंडीशन का नाम R3 है। तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R3 और R3 की वैल्यू हमें दे रखी है 5.795 5.795। R1 5 है, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू ये रही 0.46 डिवाइड बाय 100। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0.46 डिवाइड बाय 100। और T2 जो भी T2 नहीं आएगा T3 आएगा, क्योंकि हम तीसरी कंडीशन पे जा रहे हैं। T3 मुझे पता नहीं और T1 0 डिग्री है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ 5 का डिवाइड दूंगा मैं, इधर आएगा 5 में, ये 5 यहाँ सेट के इधर डिवाइड में आ जाएगा और जैसे डिवाइड लगेगा 1.1 फिर यहाँ पर 5 बार जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1.159 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 0.46 डिवाइड बाय 100 इंटू T3। जब 1 को इधर लाओगे 1 माइनस में आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0.159 और यहाँ पर आ जाएगा 0.46 डिवाइड बाय 100। T3 की वैल्यू आपको चाहिए तो आप इसको इधर ले आओगे 0.159 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.46। ये लीजिए, अब आपको T3 निकालना है, ठीक है। आई थिंक 345 कुछ ऐसा आएगा इसका आंसर, आप चेक कर लेना, सॉल्यूशन निकालना और फिर कितना आंसर आता है मुझे बताना। और आपकी बुक में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा तो अपनी टेक्स्ट बुक खोलना, उसमें ये क्वेश्चन देखना, उसका सॉल्यूशन देखना और फिर मुझे बताना कि आपकी किताब से आसान सॉल्यूशन आपको मिला या नहीं, मजा आया या नहीं। यदि आपको मजा आया आज की क्लास में, लगा कि हमने कुछ सीखा है, एंजॉय किया है, तो एक शेयर तो बनता है दोस्त, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि हम 100 व्यूज का टारगेट लेकर चल रहे हैं जो भी पूरा नहीं हो रहा है। ये टारगेट पूरा होना जरूरी है क्योंकि एक सपना, एक एम मेरा भी है कि टारगेट हमें अचीव करते रहना है। टारगेट अचीव करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत करेंगे, मजा आएगा, एक किक मिलेगी, ठीक है। तो आज तक जो क्लास है उसमें इतना ही पढ़ने वाले हैं, यही सब होने वाला है। नेक्स्ट क्लास मैं आपको बताने वाला हूं बैटरी से रिलेटेड, जहां हम ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ने वाले, मतलब विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा, आंतरिक प्रतिरोध और सेलों का संयोजन पढ़ने वाले। वाह, बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ी ही दासोर धमाकेदार क्लास होने वाली, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनता ही बनता है। और मैंने फिर कहा ना आपको, हम हमेशा इन टॉपिक्स को रटते ही रटते हैं, तो आज के बाद वो टॉपिक भी रटना बंद, फाइल क्लोज। आज के बाद बस कॉन्सेप्ट चलाएंगे, कॉन्सेप्ट का ब्रह्मास्त्र चलाएंगे और ये जो फिजिक्स के डर का भूत है इसे भगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।